गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी बुक से चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस वर्ड को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं यहाँ आपको दो साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, हर्बर्ट बोयर और कोहन। बेसिकली इन साइंटिस्ट ने ही जो है वर्क है वो स्टार्ट किया था। सबसे पहले 1969 में हर्बर्ट बोयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में आपको बताया। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या हैं। ये एंजाइम बेसिकली जो है वो बैक्टीरियाज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि ये डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो ये है कि ये डीएनए मॉलिक्यूल को हर जगह नहीं कट कर सकते, बल्कि एक स्पेसिफिक साइट पे ही ये उसे कट करेंगे और जो कटिंग जो होगी वो भी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर्टिकुलर साइट पे ही काटेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी साइट पे काट सके, ठीक। और बेसिकली इसकी स्टडी सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर की गई थी, ठीक। ये एंजाइम्स जो डीएनए स्ट्रैंड को काटते थे वो एक स्पेसिफिक मैनर में काटते हैं ताकि वहाँ पे एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाए जिसपे दूसरा डीएनए बड़ी आराम से स्टिक हो सके, चिपक सके, ठीक। नेक्स्ट जो कोहन थे, ये जो दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं उस पर स्टडी की। अब ये प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये सर्कुलर डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये विदाउट क्रोमोसोम के बड़े ही आराम से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये बैक्टीरियल सेल में बहुत ही ईजिली आपको जो है मिल जाएंगे उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इस प्लाज्मिड को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का एक अपना मेथड इन्होंने डेवलप किया था। फाइनली बोयर और कोहन ने डीएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू रिकम्बाइंड डीएनए सेगमेंट बनाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है डीएनए स्प्लाइसिंग। ये क्या होता है? डीएनए स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी एक डीएनए के अंदर नए जीन्स को बड़ी इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डीएनए स्प्लाइसिंग। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है बायोटेक्नोलॉजी। मैंने आपको अभी बताया बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की फील्ड में न्यू टेक्निक्स का यूज़ करना है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें आपके और जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक। जैसे कि कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यूरोपियन फेडरेशंस की बात करें, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने एक अलग ही डेफिनेशन दी है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स। कहने का मतलब है इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, इन्वॉल्व करना नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिज्म सेल्स को और उनके पार्ट्स को, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजीज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूलर एनालॉजी का मतलब हो गया जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, ठीक है, इन सबको इन्वॉल्व करना ताकि न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकें, ठीक। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आती है वो आती है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ मेन प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है, कुछ सिद्धांतों की इसमें ज़रूरत होती है जिसके अकॉर्डिंग ही ये काम हो सकता है। इसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? देखिए, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में कुछ फेरबदल करना, उसमें नए सेगमेंट्स को जोड़ना, पुराने सेगमेंट्स को हटाना, ये सारा एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें, इसको करने की क्या ज़रूरत है? इसको करने की ज़रूरत ये है कि अगर हमें कुछ मॉडिफाइड चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, जैसे कि अगर हम बीटी कॉटन की बात करें, ठीक है, नॉर्मल कॉटन से हट के है बीटी कॉटन, या बीटी ब्रिंजल की बात करें, ये नॉर्मल ब्रिंजल से हट के हम इसको जो बनाते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाते हैं। सिंपली उस डीएनए को रिमूव करना या उस डीएनए के उस सेगमेंट को रिमूव करना जो कि आपके किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है, और उसमें ऐसे डीएनए सेगमेंट को इन्वॉल्व करना जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, उसकी क्वालिटी एनहेंस कर रहा है। ये सारा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम क्यों करते हैं, इसमें कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक। जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करना, अल्टर का मतलब हो गया उसको मॉडिफाई करना, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। फिनोटाइप चेंज करना। देखिए यहाँ फिनोटाइप जो वर्ड है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप? फिनोटाइप का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर जो हम विजुअलाइज कर सकें, जो हम देख सकें।
टू चीज़ होती हैं। अगर दो चीज़ हम देखें, एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप। जीनोटाइप जो आपके जीन्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते, वो आपकी बॉडी के अंदर है, बट फिनोटाइप वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर हम ह्यूमन की बात करें, आपने देखा होगा कुछ लोग हैं उनके हेयर जो हैं कर्ली होते हैं, कुछ लोगों के हेयर सिंपल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, कुछ लोगों की आँखों की जो आपका कलर है, आई कलर, वो अलग अलग तरीके का होता है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ जीनोटाइप, और वो जीनोटाइप जो है वो उस पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आप अपनी आँखों से देख पाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आती है इसमें, वो आती है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। देखिए, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स का मतलब है, पहले के टाइम में हमें जब इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो हम ओल्ड टेक्निक्स का यूज़ करते थे, और उन्हीं ओल्ड टेक्निक्स को हम लंबे समय तक यूज़ करते आए, लेकिन उससे हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं अच्छी थी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हमने जो है ऐसे प्लांट्स की मॉडिफिकेशन करी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ताकि हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से हट के कुछ ऐसे न्यू हाइब्रिडाइज प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ताकि हमें बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी मिल सके। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, नेम से बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब हो गया रिकम्बाइन करना, नया बनाना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू डीएनए को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफ़र, और ये सारा का सारा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के इन्वॉल्व ही आता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है, एक पीस ऑफ डीएनए को हम बड़ी ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब हम उसको किसी दूसरे जीनोम के अंदर इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने सपोज़ हमें जो है किसी ब्रिंजल प्लांट की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, उसे जो है इंसेक्ट फ्री बनाना है, तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर ब्रिंजल जो प्लांट की जो सीड है, उसका जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसकी उस क्वालिटी के लिए, जिसकी वजह से उसमें बड़ी इजीली कीड़े लग रहे हैं, हम उस जीन के सेगमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं और उसमें एक नया डीएनए का सेगमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि उसकी इस प्रॉपर्टी से उसको बेटर बनाएगा, ताकि बड़ी आराम से वो जो है हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, और अब इसमें एक वर्ड आता है, व्हाट इज़ जीनोम। देखिए, जीनोम होता है किसी भी इंडिविजुअल में सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम जीनोम कह सकते हैं, यानी जो पूरा बंडल है क्रोमोसोम का उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम उसका जीनोम कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है जो इसमें, वो ये आती है कि जो क्रोमोसोम होता है उस पर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये एक वो साइट है जहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ध्यान रखिए, ऐसा भी नहीं है कि डीएनए के अंदर कहीं भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। डीएनए के अंदर जो है कुछ पर्टिकुलर साइट्स होती हैं जहाँ पे आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको डीएनए के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक अनदर वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं डीएनए के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे आप डीएनए के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें आती है वो ये आती है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जो एलियन डीएनए है, यानी जो फॉरेन डीएनए है, जो हमने उसमें अलग से डीएनए इंसर्ट किया है, वो उसके साथ रेप्लिकेट करता है। ठीक, और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करके मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, जिस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग आपने सुना ही होगा, जो है क्लोनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक ही चीज़ का बिल्कुल डुप्लीकेट बनाते हैं। और ये बेसिकली हम यहाँ पे अगर हम क्लोनिंग की बात करें तो यहाँ हम क्लोनिंग में उस पर्टिकुलर डीएनए को रेप्लिकेट करवा रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट जो इसमें आता है, ठीक है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट करें तो उसमें कुछ टूल्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जिसकी हेल्प से हम ये करते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स हैं ये वो एंजाइम्स हैं जो किसी पर्टिकुलर साइट पर डीएनए को काटने का काम करते हैं। ठीक है, तो 1963 में हमने पाया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये एस्चीरिया कोलाई के अंदर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ई कोलाई के अंदर इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था। इनका दो काम होता है बेसिकली, एक तो ये मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं डीएनए में, और दूसरा ये डीएनए को काटते हैं। ठीक, और इन दोनों ही तरीके के एंजाइम्स को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें मिला वो था HINT2, जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटता है, जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कटिंग जो होगी वो कहीं भी नहीं होती है, वो एक कुछ पर्टिकुलर साइट्स पे ही कटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी उसको काट सकते हैं। ठीक है, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास अराउंड 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है कि अगर आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो हम उसकी नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं।
देखिए, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो फर्स्ट लेटर जो होता है जो नेमिंग में, वो उसके जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, और बाद के जो 2 लेटर्स होते हैं वो उस स्पेसिफिक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हमने उस एंजाइम को आइसोलेट किया है। सपोज अगर हम इको RI की बात करें तो आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग जो है एस्चेरिया कोलाई, ठीक है, एस्चेरिया कोलाई से हमने इसको लिया है। उसके बाद RY13 वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है इस एस्चेरिया कोलाई की जिससे हमने इसको आइसोलेट किया है। यहाँ पे R उस ड्राइव्ड को R जो है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेन को ड्राइव करता है जो उस पर्टिकुलर जो है स्पीशीज़ की स्ट्रेन थी जिससे हमने उसको आइसोलेट किया है। और ये नेम हम इसलिए देते हैं ताकि फर्दर जब हम अगेन इसी तरह की स्पीशीज़ में कोई दूसरा स्ट्रेन आइसोलेट करें तो हम उसको लेके कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट चीज़ देखिए, इसमें यहाँ पे जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, न्यूक्लियसेस होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है रिमूव करना न्यूक्लियोटाइड को DNA के एंड से, यानी एक्सोन्यूक्लियस DNA के एंड से उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा, ठीक है। और जो एंडोन्यूक्लियस होगा वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कट बनाएगा DNA के। मैंने आपको फिर बोला है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं DNA के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप बहुत ही ईजिली फर्दर समझ सकें कि जो है न्यूक्लियसेस कौन से होते हैं, DNA में किस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कौन कौन से उसमें आपके DNA के ऊपर कौन कौन से जो है आपके बेसिस होते हैं। तो इन सब के लिए मैं अलग से DNA के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है इसमें, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है और उसको काटता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे। अब देखिए यहाँ पे जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन की बात आई है तो ये DNA के अंदर प्रेजेंट होती है और DNA में कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, वो आप DNA वाली वीडियो में मैं आपको एलेबरेट करूँगा। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। देखिए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम इस फिगर के थ्रू थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो इसमें एक वेक्टर DNA है, ठीक, वेक्टर DNA वो जिसमें हमें इन जो है न्यू DNA को इंसर्ट करना है और एक फॉरेन DNA है। अगर आप इनकी सीक्वेंस को ध्यान से देखें, दोनों तरफ के सीक्वेंस को, चाहे वो वेक्टर का हो चाहे फॉरेन का हो, आप पाएंगे कि ये सीक्वेंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में इनको पढ़ें तो ये सीक्वेंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो जो इको RI है वो कट करता है DNA को बिटवीन G और A बेसिस। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया ये हर जगह से नहीं काटते हैं, कुछ स्पेसिफिक साइट से ही काटते हैं। तो जो इको RI है वो DNA को G और A बेस के बीच में से काटता है, ठीक। उसके बाद और काटने का काम भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही करता है, GAA-TTC। आप देखिए दोनों ही केसेस में वेक्टर हो चाहे फॉरेन, जो इको RI काटने का काम कर रहा है वो GAA-TTC के सीक्वेंस पे ही काट रहा है और G और A के बीच में काट रहा है। जब ये इको RI इन दोनों स्टैंड्स पे कटिंग का काम कर देता है और उस पर स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो DNA लाइगेज होता है जो इन दोनों को बाइंडिंग का काम करता है और इन दोनों बैंड्स को, स्ट्रैंड्स को एक साथ बाइंड कर देता है और जो आपके फ्रेगमेंट होते हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है वो आती है आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो मैंने भी आपको बताया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। हम कह सकते हैं ये वो सीक्वेंस है जिनको आप दोनों तरफ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो सेम ही नंबर ऑफ़ लेटर्स जो है वो बिल्कुल सेम होंगे। जैसे अगर हम बात करें मलयालम, तो मलयालम को आप कहीं से भी पढ़िए वो आपको सेम ही जो है सीक्वेंस देगा लेटर्स का। अगर हम यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं DNA के स्ट्रैंड में 5' to 3' GAA-TTC का सीक्वेंस था और 3' to 5' भी अगर हम रिवर्सली पढ़ें, यानी सेकंड स्ट्रैंड में रिवर्सली पढ़ें 5' to 3' तो वो भी GAA-TTC का स्ट्रैंड था। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो DNA को बोथ स्टैंड पे जो काटते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से काटते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म्ड होता है तो जो DNA लाइगेज होता है वो इसको जो है ज्वाइन कराने का काम करता है, यानी जैसे ही स्टैंड उनको काट देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है और वो उसको ज्वाइन कराने का काम करता है। बॉन्डिंग के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, मैं DNA के ऊपर इस अलग से वीडियो बनाऊँगा। नाउ अगर आप इसके नीचे वाले फिगर को देखें, यहाँ बात हो रही है प्लाज्मिड की। आप देख सकते हैं वेक्टर DNA प्लाज्मिड है और एक फॉरेन DNA। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों ही जगह इनको काटता है। काटने के बाद DNA लाइगेज अपना काम करता है इसको ज्वाइन कराने का, और ज्वाइन कराने के बाद आप देख रहे हैं इकोलाई के अंदर जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है तो ये जो आपका हम कह सकते हैं एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट DNA प्लाज्मिड जो है वो उस पर्टिकुलर सेल्स में डिवाइड होने के साथ ही उसको आगे कैरी ऑन करवाता है फॉरेन DNA को। नाउ इसमें जो
आज के वीडियो में जो लास्ट टॉपिक है, क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट आज है, सेकंड पार्ट जो है इसका मैं अभी बनाऊंगा, वो भी बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें, जो लास्ट टॉपिक वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जब हम डीएनए को काट रहे हैं तो डीएनए को काटने के बाद स्ट्रैंड्स को सेपरेट आउट करना भी ज़रूरी है। जब तक स्ट्रैंड सेपरेट आउट नहीं होंगे, पीसेस नहीं मिलेंगे, तब तक हम उनको इनकॉर्पोरेट कैसे कर पाएंगे नए जीन में, नए आपके डीएनए में, वेक्टर डीएनए में। तो इसके लिए हम डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं। बेसिकली होता क्या है इसमें, देखिए जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे तो ये एनोड की तरफ रन करेगा, ठीक। उसके बाद जो एग्रोज है वो हम यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। देखिए किसी भी पर्टिकुलर को रन कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई मीडियम होना ज़रूरी है, हो गया था, हाँ। तो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। फ्रेगमेंट्स आपके साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे। अब एक चीज़ आती है, डीएनए आप आंखों से नहीं देख सकते, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि डीएनए मूव किया है या सेपरेट हुआ है। तो उसके लिए हम एक स्टेन का यूज़ करते हैं जिसको हम इथीडियम ब्रोमाइड कहते हैं, ठीक है। इस इथीडियम ब्रोमाइड को आप विजुलाइज जो करेंगे वो करेंगे यूवी रेस के अंदर। तो आपको ऑरेंज कलर के स्टैंड्स मिलेंगे, ठीक है। ये ऑरेंज कलर के स्टैंड सेपरेट करते हैं डीएनए को एग्रोज जेल से और एक्सट्रैक्ट करते हैं इस स्टेप को, और इस पर्टिकुलर स्टेप को हम इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन एक स्टेप जो कि हम जिसमें हम एग्रोज जेल में से डीएनए को सेपरेट करते हैं। फर्दर उसको हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं जो है ओवर कर रहा हूँ। इसके आगे का जो वीडियो है, जो आगे की टेक्निक्स है जिसमें हम प्लाज्मिक वेक्टर्स के बारे में, क्लोनिंग के बारे में और पढ़ेंगे, तो वो मैं अपने सेकेंड वीडियो में अब बनाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।